11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर बड़ी वाली यूनिट चल रही है अभी। उसमें सॉलिड्स एक पार्ट किया हमने, इलास्टिसिटी। उसके बाद बेटा फ्लूइड्स चल रहा है। फ्लूइड्स में अभी फ्लूइड्स एट रेस्ट चल रहा है। और फ्लूइड्स एट रेस्ट में अपने पास मेनली दो टॉपिक थे, एक था प्रेशर और दूसरा सरफेस टेंशन। तो भाई धीरे 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 चलते हुए हम फ्लूइड्स एट रेस्ट के सेकेंड टॉपिक सरफेस टेंशन तक पहुंच चुके हैं। तो आज की हेडिंग डाल लो यार, सरफेस टेंशन। चल अभी फ्लूइड्स एट रेस्ट ही रहा, लेकिन इसमें अगला टॉपिक क्या आ गया अपना, सरफेस टेंशन। तो कुछ दिनों तक हेडिंग क्या रहेगी बेटा, सरफेस टेंशन ही रहेगी। ओके, वो अंडरस्टूड है, इट इज अंडर फ्लूइड्स एट रेस्ट। सरफेस टेंशन अब क्या है, इस तक भी पहुंचते हैं यार धीरे धीरे। वही बात, थ्योरेटिकल काम होगा, थोड़ा सा बीच में न्यूमेरिकल आ सकती है, करेंगे। लेकिन पहले चलेगी अब थ्योरी बेटा। कई दिन बैक टू बैक लेक्चर्स ही मिलने हैं आपको। तो बात आ गई क्या बेटा जी, सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन मैंने बोला कुछ देर बाद बताते हैं आपको। पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं यार, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2 4 5 टर्म्स हैं, उसके बाद सरफेस टेंशन की डेफिनेशन वगैरह आ जाएगी। तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जितना भी टाइम लगता है आज देखते हैं इसको। अब मैं बोल रहा था कुछ बेसिक टर्म्स पहले कर लें। जैसे यार एक आएगा जिसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस, सुना होगा। या फिर एक टर्म आती है यार एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव एडहेसिव। उसके बाद एक बात करनी पड़ेगी हमें, मॉलिक्यूलर रेंज। एक बात होगी बेटा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बस बातें ही हैं, पढ़नी पड़ेंगी, नोट्स में से पढ़ना भाई। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद सरफेस फिल्म। देन फिर हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन दे देंगे कि अब सरफेस टेंशन क्या चीज है। पहले इन बातों को कर लें, कुछ नहीं, 5-5 7-7 मिनट ही लगाएंगे, ठीक है। 5-5 मान के चलो इस पे लगा देंगे। तो सबसे पहली बात बेटा कोहेसिव फोर्सेस। यार बात चल रही है लिक्विड्स की। लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब वो फ्लो में रहते हैं, मतलब उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम है, तभी वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो लिक्विड्स की बात चल रही है, लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। कोई भी लिक्विड होगा उसके अंदर अपने अपने क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। यार उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको क्या बोलेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो दो टाइप में हम बांट रहे हैं। एक जिसको कहते हैं कोहेसिव, दूसरा जिसको कहते हैं एडहेसिव। अब कोहेसिव क्या है, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप। है तो क्या यहां, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स कौन से, सेम टाइप के, आपस में यार जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स। ये कोई मान ले कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, कुछ लिक्विड फिल किया हुआ है, पानी लगा लो। अब बेटा इसके अंदर जो भी लिक्विड फिल किया हुआ है आपने, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या लगाते होंगे, आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण वो इकट्ठे हो रहे हैं, बंधे हुए हैं, दैट इज कोहेसिव फोर्स। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगा रहा है, या एक वाटर मॉलिक्यूल के आसपास जितने भी हैं वो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, या एक वाटर मॉलिक्यूल के आसपास जितने भी हैं वो उन पे फोर्स लगा रहा है। तो आपस में लगने वाला फोर्स
वो क्या हो गया? कोहेसिव, दैट मीन्स फोर्स बिटवीन, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक कोई लिक्विड है, उसके जो मॉलिक्यूल आपस में फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स। अब एडहेसिव क्या है? अब इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब ये सेम टाइप क्या, तो डिफरेंट टाइप भी बोलूंगा, है तो क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ही है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ही है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। अब देख, ये जो कंटेनर है, हो सकता है ये ग्लास का बना हो सकता है ये स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, जो मर्जी लगा ले यार। मैंने ग्लास लिख दिया, ग्लास का कंटेनर मान लेते हैं, कांच का। ओके, अब ये कंटेनर ग्लास का है। ग्लास जिस भी चीज का बना होगा उसके अपने मॉलिक्यूल्स होंगे यार। तो ग्लास के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स वो डिफरेंट टाइप के हैं, और उसके अंदर क्या है? लिक्विड है। वो वाटर है, मान लें, वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स हैं यार। वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो था कोहेसिव, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल ग्लास का है और वाटर का है यार, ये भी आपस में कुछ थोड़ा बहुत फोर्स तो लगाते ही होंगे कि नहीं। अब ये जो फोर्स है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक ग्लास जिस मटेरियल का बना हुआ है वो वाला मॉलिक्यूल, और एक वाटर जिस मॉलिक्यूल का बना हुआ है, या वाटर जो मॉलिक्यूल है, ये जो आपस में फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स एडहेसिव है। इसमें पानी भर दें और उसको निकाल दें। अब निकल क्यों गया सारा? क्योंकि इनके बीच में कोहेसिव फोर्स है, वो बड़ा स्ट्रांग है, वो सारे बंधे हुए हैं। ये नहीं है कि ऐसे करेगा तो आधे मॉलिक्यूल निकलेंगे आधे नहीं, वो कोहेसिव फोर्सेस के कारण बंधे हुए हैं, सारा ही निकल आता। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स कंटेनर के साथ टच में थे, वहां पे एडहेसिव फोर्स था, जिसके कारण जब निकालेंगे ना भाई, सारा का सारा पानी एकदम बाहर नहीं आएगा, कुछ बूंदें फिर भी रह जाती हैं। कई बार किसी कंटेनर में पानी डाल दो, उसके बाद निकाल लो, खाली कर दो उसको, खाली नहीं होता, मतलब उसको सुखाना हो तो कपड़ा मार के सुखाना पड़ता है। अब कपड़ा क्या करता है, वो जो मॉलिक्यूल्स बचे ना वाटर के बीच में उनको सोख लेता है। तो कपड़ा मार के क्यों सुखाना पड़ता है भाई? क्योंकि साइड पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो उस कंटेनर के साथ टच में थे, उनके बीच में एडहेसिव फोर्स था जो कि उनको पकड़ लेता है। और सारा बीच वाला पानी क्यों बाहर निकल जाता है? क्योंकि उनके बीच में कोहेसिव फोर्स था, वो आपस में बंधे रहते हैं, लेकिन साइड वाले मॉलिक्यूल्स में वहां पर एडहेसिव फोर्स रह जाता है, जिसके कारण कुछ मॉलिक्यूल्स वहीं पे रह जाते हैं, कुछ बूंदे पानी की कंटेनर में रह ही जाती हैं, जिसको साफ करने से ही वो जाती हैं, या फिर थोड़ी देर पड़ा रहने दो तो सूखेंगी जाकर। तो यार एक कोहेसिव फोर्स है, एक क्या है एडहेसिव फोर्स है। कुछ नहीं, बस आइडिया देना था, आगे इसकी बातें चलती रहेंगी, देख लेना। एडहेसिव वर्ड वैसे सुना होगा, जितने भी फेविकोल, फेविस्टिक, गम, गूंद, इनको एडहेसिव्स कहते हैं। एडहेसिव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब लगेंगे ना, किसी भी दो चीजों को जोड़ देते हैं, तो दो चीजों को कैसे जोड़ देंगे भाई? अगर मान ले फेविकोल से तूने दो पेपर को जोड़ना है, तो उसमें फंडा क्या है? नीचे पेपर है, पेपर के मॉलिक्यूल, उसके ऊपर एडहेसिव लगा दिया फेविकोल, ठीक है जी। तो होता क्या है, फेविकोल जिस भी मटेरियल से बनी हुई है उसके मॉलिक्यूल्स और पेपर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स बड़ा स्ट्रांग है भाई। एक बार पकड़ लेता है तो छूटता ही नहीं है, उसके ऊपर दूसरा लगा देते हैं, तो भैया पेपर नहीं चिपके हैं आपस में। वो जो फेविकोल जिस भी मटेरियल की बनी हुई है उसके मॉलिक्यूल्स एक साइड पेपर के साथ चिपक गए, दूसरे साइड भी पेपर के साथ चिपक गए, आपस में उनका कोहेसिव बड़ा ही स्ट्रांग है ही है। तो कोहेसिव एडहेसिव की कॉम्बिनेशन से दो पेपर के पीसेस भी आपस में चिपका दिए, तो बात खत्म। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्लियर होना चाहिए। कोहेसिव सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस, एडहेसिव
डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब यहां पे डिफरेंट, जब भी मैं लिक्विड की बात करूंगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कौन से होंगे? एक तो लिक्विड के मॉलिक्यूल और दूसरा कंटेनर के मॉलिक्यूल। ओके जी, तो एक हो गया कोहेसिव फोर्स, एक हो गया एडहेसिव फोर्स। ओके, देख लेना भाई। अगली बात आ रही है एक मॉलिक्यूलर रेंज। अब ये क्या चीज है यार? बात चल रही है लिक्विड्स की, ठीक है जी, लिक्विड्स एट रेस्ट। अब ये फिर वही बात, वही कंटेनर है, बड़ा करके बना दिया, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है जी। अब लिक्विड के अपने अपने क्या है? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये मान लें एक मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। अब यार ये मॉलिक्यूल है, इसके आसपास जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है, इसको, उनको फील होता है, इसको भी फील होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। अब पॉइंट ये है कि यहां तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, यहां पर भी है, यहां पर भी है, दुनिया भर के इसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। अब यार सब अगर आपस में मिल जाएंगे तो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे करेंगे, लेकिन भाई अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो इसकी जो अट्रैक्शन है इसके आसपास वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास, उनके साथ ही बढ़िया होगी ना। अब ये मॉलिक्यूल इसको थोड़ी अट्रैक्ट करेगा, बीच में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो इसका प्रेम प्यार तो भाई उन्हीं के साथ बना रहेगा ना जो इसके नजदीक है। अब इतनी दूरियां हैं तो कहां से प्यार होगा? तो पॉइंट ये है कि एक गिवन मॉलिक्यूल है, ये बीच वाला, उसकी रेंज क्या है? रेंज का मतलब कितनी की दूर तक इफेक्टिवली वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगा सकता है। इफेक्टिवली मतलब ठीक ठाक लगे तो सही। अब फोर्स कैलकुलेट करने लग जाओ तो इसके बीच में भी कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। लेकिन एक गिवन मॉलिक्यूल अपने आसपास कितनी की दूर तक इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, एग्जाम में मैं फिर बोलता हूं यार, अब एग्जाम में डिफाइंड मॉलिक्यूलर रेंज नहीं आ रहा है यार, हमें पता होना चाहिए। डिफाइन कोहेसिव फोर्स भी नहीं आ रहा, पता होना चाहिए। अब पता होगा तभी उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे ना। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, ये पता होनी चाहिए। तो मॉलिक्यूलर रेंज की कोई डेफिनेशन ऐसे बोल के नहीं मैं लिखवाऊंगा, बस मैं समझा दूंगा कि भाई एक सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, कोई भी ले ले, इसके आसपास का वो डिस्टेंस जहां तक ये इफेक्टिवली किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। ये होती है नॉर्मली मॉलिक्यूल्स के लिए 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर तक रेंज है, बस बहुत छोटा है। लेकिन वो मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाओगे तो ये भी वहां उस स्थिति में सफिशिएंट डिस्टेंस हो जाता है। तो ये होगी मॉलिक्यूलर रेंज की कितनी की दूर तक ये एक दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगा सकता है, ठीक है जी। यानी अगर मैं इसके आसपास ये 10⁻⁹ मीटर का डिस्टेंस लूं तो ये इसका दायरा है, यहां तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ इफेक्टिवली अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर रेंज देख लेना। अब आ गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यार मॉलिक्यूलर रेंज यानी कि जो 10⁻⁹ मीटर है, इसको रेडियस मानकर, मॉलिक्यूलर रेंज जो भी डिस्टेंस था ना आर, इसको रेडियस मानकर, और जिस मॉलिक्यूल की बात हो रही है उसको सेंटर मानकर एक स्फीयर बना ले। तो ये क्या हो गया? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट कहां तक इसका जाता है। तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कितना होगा? जितनी इसकी मॉलिक्यूलर रेंज है उस रेडियस का स्फीयर। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की भी कोई बड़ी बात
नहीं है। समझ में लगी क्या होगा? मॉलिक्यूलर रेंज इतनी होती है, एक सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, वो अपनी कितनी के दायरे में किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को प्रॉपरली इफेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्फीयर, मॉलिक्यूलर रेंज। एंड वो जो स्फीयर बनाएंगे उसको कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो एक हो गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भाई। ओके, अब अगली बात सरफेस फिल्म। कोई भी लिक्विड होगा, कंटेनर में डालोगे, शांति से बैठा होगा लिक्विड, तो उसका एक सरफेस होगा। अब सरफेस की एक पतली सी लेयर को, टॉप सरफेस की पतली सी लेयर को हम क्या कहेंगे? सरफेस फिल्म कहते हैं। बेटा फिल्म का मतलब, अब वो जो हम टीवी पे देखते हैं उसको भी फिल्म कहते हैं कि आज तो हमने फिल्म देखने जाना है, या फिल्म देख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया फिल्म आ रही है, या ठीक है वो। लेकिन फिल्म का मतलब क्या है वैसे? अ थिन लेयर। फिल्म का मतलब है अ थिन लेयर। अब कैसे चीजों के नाम पड़ जाते हैं, जो पड़ जाते हैं। अब वहां पे उसका नाम फिल्म इसलिए पड़ गया होगा कि यार जब वो सिनेमेटोग्राफी होती है तो उसमें रोल पड़ता है यार, बड़ा सा। देखा होगा जैसे कैमरे में पहले रोल पड़ता था, जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो पूरा का पूरा रोल, जिसको नेगेटिव कहते हैं, उससे फिल्म चलाई जाती है प्रोजेक्टर पर। ठीक है। अब यार वो पतली सी लेयर होती है, देखी होगी कभी कभी टीवी टू पे, वो लंबा रोल होता है। अब उस पतली सी लेयर के कारण ही उसको क्या कह देते होंगे? फिल्म कह देते होंगे। अब नाम पड़ गया कि हम क्या देखने जा रहे हैं? फिल्म देखने जा रहे हैं। वैसे सही नाम क्या कहते हैं इसको? मूवी देखने जा रहे हैं। अब आज के मॉडर्न वाले बंदे मूवी कह देते हैं, पुराने वाले देसी बंदे क्या कह देते हैं कि हम तो फिल्म देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो सही है, लेकिन नाम ऐसे पड़ जाते हैं। फिल्म का मतलब अ थिन लेयर। लोग गाड़ियों पर ब्लैक कलर की फिल्म लगवा लेते हैं। अब वहां पे भी वर्ड क्या यूज होता है? फिल्म यूज होता है। थिन लेयर चढ़ जाती है ना प्लास्टिक की, वो थिन क्या चढ़ जाती है? लेयर चढ़ जाती है, इसलिए वहां पे भी क्या वर्ड हो जाता है? फिल्म। तो यहां पे भी हमने क्या वर्ड यूज किया? सरफेस फिल्म। भैया सरफेस पर एक पतली सी लेयर जो लिक्विड की डेवलप हो रही है ना टॉप पर, उसको हम क्या कह देंगे? सरफेस फिल्म कह देंगे। अब सरफेस फिल्म जो बन गई टॉप वाली, अब उसमें डिसाइड करना है यार कितनी मोटी रखूं, कितनी पतली रखूं। तो उसका रूल ये बना दिया कि यार जितनी मॉलिक्यूलर रेंज होती है ना, उतनी एक लेयर ले लेंगे टॉप पर, उसको हम क्या कह देंगे? सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म कितनी की लेनी है, उसके लिए क्या रूल बन गया कि जी फिल्म या लेयर एट द टॉप ऑफ द लिक्विड या एट अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैविंग थिकनेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल थिकनेस रख दी तो ये क्या होगी तुम्हारी? ये टॉप पे सरफेस फिल्म। अब इन चीजों की जरूरत हमें पड़ती रहेगी, बीच बीच में आती रहेंगी, इसलिए हमने थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस कर दिया। अगली बात अब क्या है? कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। अब बेटा बात आती है फिर किसकी? सरफेस टेंशन की। ले भैया आ गया टॉपिक सरफेस टेंशन। यार पॉइंट ये है कि किसी भी कंटेनर में लिक्विड रख दो, कंटेनर नहीं, किसी तालाब तलूब में भी लिक्विड हो, फ्लो वाली बात नहीं होनी चाहिए, फ्लो नहीं हो रहा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, पॉन्ड है जो तालाब, वहां पे लिक्विड, झील है, रेस्ट पे है। ठीक है, फ्लो में नहीं है। तो लिक्विड अगर रेस्ट पे है ना, बड़ा कंटेनर हो छोटा कंटेनर हो,
तो उसकी जो टॉप लेयर है ना, टॉप लेयर, अगर लिक्विड एयर फ्लो नहीं हो रहा, उसमें डिस्टरबेंस नहीं है, अब उसके अंदर को घुस के थोड़ा कूद रहे हैं तो थोड़ी ऐसा होगा, शांत है, फ्लो वगैरह नहीं हो रहा, मतलब लिक्विड एट रेस्ट है, फ्लूइड एट रेस्ट है। तो यार उसके सरफेस के ऊपर एक खिंचाव सा रहता है। अगर शांति से अगर कोई लिक्विड के सरफेस के ऊपर को बहुत ही हल्की सी चीज रख दे तो हो सकता है वो फ्लोट कर जाए। मच्छर होते हैं ना, मच्छर, अभी मच्छर क्या करते हैं, लिक्विड के सरफेस के ऊपर बकायदा चल लेते हैं यार। उनका पहली बात तो वेट बहुत कम है, हम नहीं चल पाएंगे, हमारा वेट क्या है, ज्यादा है, लेकिन वो क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर बकायदा स्टेप लेकर चल लेते हैं। अब ये इसी कारण है कि उसकी जो टॉप लेयर है ना, टॉप लेयर लिक्विड की, वो एक पतली सी मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है। अब देख, एक शब्द हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था, फिल्म। अब फिल्म का मतलब ही क्या होता है, थिन लेयर। फिर अब मैंने एक वर्ड क्या यूज कर दिया, मेम्ब्रेन। यार मेम्ब्रेन का मतलब भी क्या होता है, थिन लेयर ही होता है। सेल मेम्ब्रेन सुना होगा कि सेल होती है, उसके आसपास एक पतली सी लेयर होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जो मटर का दाना होता है ना, मटर के दाने के आसपास भी एक हरी सी जो लेयर है, उसको निकाल देगा तो नीचे से 2 पीस निकल जाते हैं उसके। चने हो गए, ठीक है, छोले। अब उसके सरफेस के ऊपर भी एक पतली सी क्या है, मेम्ब्रेन है। एक आपने सुना होगा कैटरैक्ट, मोतिया। वो कहते हैं कि आंख के जो आगे प्यूपिल है, रेटिना, उसके आगे एक पतली सी मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। मेम्ब्रेन वर्ड बहुत जगह पे सुना होगा आपने, बायो में तो काफी सुना होगा। तो मेम्ब्रेन का मतलब भी पतली सी लेयर, फिल्म का मतलब भी पतली सी लेयर। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी कंटेनर में लिक्विड थोड़ा शांति से पड़ा हुआ है तो उसके टॉप पर जो लेयर है, टॉप लेयर, यार वो बड़ी ही स्ट्रेच्ड सी पोजीशन में नजर आती है। इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एंड खिंची सी हुई नजर आती है। इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मैंने बोला कि टॉप लेयर है लिक्विड की, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जो आउटर सरफेस है लिक्विड का, टॉप लेयर, इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अब इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, सरफेस टेंशन कहते हैं। अगर मैंने डेफिनेशन लिखनी है सरफेस टेंशन की तो मैं लिखूंगा कि इट इज द फिनोमिना ड्यू टू विच, इट इज द फिनोमिना due to which the top layer of a liquid, the top layer of a liquid at rest behaves like a stretched membrane, ठीक है, ड्यू टू विच टॉप लेयर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं सरफेस टेंशन, कि जो टॉप लेयर है वो एन स्ट्रेच्ड सी मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, खिंचा सा। अब एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके पास एक पॉलिथीन है, ठीक है, ये आपके पास एक
गिलास है, मान ले स्टील का ग्लास है। अब यार इसके स्टील के ग्लास के ऊपर अगर तू पॉलिथीन ऐसे करके रख देगा तो वो स्ट्रेच जैसा नहीं होगा ना, ढीला ढीला सा होगा। और अगर इसके ऊपर इस पॉलिथीन को रखकर इसको साइड पे अच्छी तरह से खींचकर, ग्लास है, ग्लास के ऊपर पॉलिथीन को रखकर उसको साइड से अच्छी तरह से खींचकर उस पर क्या चढ़ा दे, रबड़ चढ़ा दे, तो जो टॉप लेयर है वो एक तरह से चारों तरफ से खींची हुई है, स्ट्रेच सी पोजीशन में आ जाएगी ना। वही स्थिति किसकी हो जाती है, इसकी टॉप लेयर की हो जाए, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड पोजीशन में होनी चाहिए। तो क्या बोला हमने, इट इज द फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच, सॉरी, इट इज द फिनोमेना ड्यू टू विच द टॉप लेयर ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब अगली बात, सरफेस टेंशन का रीजन बताते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और क्लैरिटी आएगी। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन, इट इज फिनोमेना ड्यू टू विच टॉप लेयर ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जिसके इफेक्ट के कारण कि अगर आप एक नीडल हो, नीडल मतलब सुई, वो ज्यादा भारी नहीं होती है लेकिन फिर भी डूबेगी, उसकी डेंसिटी जो है लिक्विड से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसने डूबना है, पानी से ज्यादा होती है उसकी डेंसिटी। सुई है, मेटल की बनी हुई है, लेकिन उसको थोड़ा सा नीचे ना ग्रीस लगाकर या ऑयल लगाकर अगर बड़े ध्यान से भाई रख दो ना उसके ऊपर लिक्विड पे, तो कुछ देर के लिए फ्लोट भी कर जाती है, डूबती नहीं है। दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये किसके कारण है भाई, सरफेस टेंशन के कारण है। मैंने बोला मच्छर जो होते हैं वो कभी कभी कदम ले लेते हैं उस पे, सरफेस ऑफ लिक्विड पे, वो भी किसके कारण है, सरफेस टेंशन के कारण है। तो भैया बात को जल्दी से खत्म कर दिया कि व्हाट इज सरफेस टेंशन, इट इज अ फिनोमेना ड्यू टू विच द टॉप लेयर ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अब सरफेस टेंशन के बारे में अगली बात अगर मैं करूं तो लिखना मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ये भी बस समझाने वाली बात ही है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन क्या चीज है भाई, देखना कई बार आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब सरफेस टेंशन जब मैंने बोल दिया, यहां से अब क्वेश्चन आने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। ओके, तो हमने बोला मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ये आ सकता है इस पे क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर थ्योरी मैथमेटिकल अभी चीजें यार कुछ दिनों बाद आएंगी, अभी तो कहानी कुछ ऐसे ही चलेगी। तो अगली बात मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में कहते हैं कि यार अगर कोई कंटेनर ले लें हम, कंटेनर में कुछ लिक्विड कंसीडर कर लें, ठीक है, पूरे में क्या है, ये लिक्विड ही लिक्विड है, ठीक है जी, लिक्विड ही लिक्विड है। ओके, अब इसमें ना दो तीन तरह के मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं। एक मॉलिक्यूल तो मैंने कंसीडर किया बिल्कुल बीच में, ठीक है, एंड सेंटर पे। एक थोड़ा सा यहां पे कहीं पे कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है जी। और यह एक मॉलिक्यूल है जो टॉप लेयर वाला है, ठीक है भाई, ये टॉप लेयर वाला क्या है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो टॉप लेयर वाला है उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है। जो बिल्कुल सेंटर पे मैंने ले लिया उसके आसपास चारों तरफ क्या है, मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं। ये बिल्कुल टॉप वाला चल नहीं है, उससे
नीचे वाली है टॉप लेयर वाले भाई। अब टॉप लेयर वाला मॉलिक्यूल भी तो कोई ना कोई होएगा ही होएगा ना। मान ले कि अपने पास वो बॉल है टेनिस वाली, वो सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं जी। टेनिस की बॉल्स हैं अपने पास, टेनिस वाली, वो जो ग्रीन से कलर की होती हैं, क्रिकेट खेलते हैं जिससे। मान लो वो सारे के सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब तू एक बड़े से कंटेनर टब ले ले बड़ा सा, तो तू ऐसे हिसाब लगा ले कि जैसे तू वाटर के मॉलिक्यूल्स अरेंज कर रहा है। अब टॉप पे जो आएंगे भाई, उनके ऊपर कोई नहीं होगा ना, तो किसी ना किसी को तो टॉप पर आना ही है ना, किसी ना किसी तो टॉप पर आना ही है। तो ये ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल है टॉप वाले, मैंने एक एक दिखा दिया। ये बिल्कुल बीच वाला है, ये टॉप वाला है, ये टॉप से चल थोड़ा सा नीचे वाला मॉलिक्यूल है। अब कहानी ये है कि इस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं, चारों तरफ से लग रहे हैं, ये भी लगाता है, वो भी लगाते हैं। अब इसके आसपास के मॉलिक्यूल्स इस पर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगाते हैं तो यार चारों तरफ से लगने के कारण इसकी स्थिति बैलेंस हो जाती, को टेंशन इसको नहीं रहती, इसकी स्थिति क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो ये बैलेंस हो गया, इस पे कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं हो रही क्योंकि चारों तरफ से लग रहा है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्या होता है, तो इसमें नीचे की ओर फोर्सेस लग रहे हैं, साइड पे भी हैं, तो ये थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है, थोड़ा अनबैलेंस है। मतलब इस पे नेट फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, और ये जो बिल्कुल टॉप वाला ही मैंने ले लिया, इसमें देख नीचे की ओर लग रहे हैं क्योंकि इसके नीचे वाली साइड पे मॉलिक्यूल्स हैं, टॉप पे नहीं है। तो इस कारण इसमें नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। नेट नीचे की ओर लगने के कारण जो टॉप लेयर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि भैया अंदर चले जाएं। लेकिन बात फिर वही, किसी ना किसी को तो सरफेस पर आना ही पड़ेगा ना, कोई तो होगा ना जो टॉप पर आएगा। तो ये टॉप पर जो है इनकी टेंडेंसी है कि अंदर चले जाएं, इनकी टेंडेंसी है कि अंदर चले जाएं। नेट फोर्स किस तरफ है, नीचे की ओर है, लेकिन अंदर जगह नहीं है, जा नहीं पाते। साइडवेज फोर्स लगता रहता है, अंदर की साइड पे लगता रहता है। तो टॉप लेयर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अनबैलेंस फोर्स वाली स्थिति में आ जाते हैं, और इस कारण सरफेस पे थोड़ा इनवर्ड फोर्स, साइडवेज फोर्स होने के कारण पूरा सरफेस एक स्ट्रेच्ड सी पोजीशन में आ जाता है। स्ट्रेच सी पोजीशन, ये तो टेंशन फ्री है। बोला इन हर मॉलिक्यूल पे, टॉप वाले पे, साइड पे, जितने भी लेयर पे, नीचे की ओर, साइड पे और क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो पूरी की पूरी लेयर स्ट्रेच्ड पोजीशन में आ जाती है। दिस इज कारण ऑफ सरफेस टेंशन। इसको मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। अब वही है, एग्जाम में अगर आ जाए कि मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन कर, तो अब देखो मैंने बोला ही है, लिखवाया तो कुछ है नहीं, आप अपने नोट्स में से पढ़ना, नोट्स में दे रखी है बढ़िया से। आपकी ये फोटो बनेगी, आपकी नहीं, लिक्विड की फोटो बनेगी, बीच वाला मॉलिक्यूल बनाकर उसके बारे में थोड़ी सी कहानी बताओगे, इसके बारे में थोड़ी बता दोगे, इसके बारे में बता दोगे और एक्सप्लेन कर दो कि इस कारण क्या होती है, सरफेस टेंशन होती है। तो इसको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन कहते हैं बेटा। ओके जी, तो सरफेस टेंशन में हमने क्या किया, अभी तक एक डेफिनेशन पढ़ ली, एक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ ली। अब थोड़ी सी बात यह करनी पड़ेगी कि सरफेस टेंशन के क्या डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल हैं, क्या इसका इफेक्ट है। तो एग्जाम्पल्स भी बहुत हैं, इफेक्ट भी बहुत हैं। अब पॉइंट मेरा यह सुनना कि टॉप लेयर पे सरफेस टेंशन है, ठीक है ना, टॉप लेयर पे क्या है, सरफेस टेंशन, जिसके कारण टॉप लेयर का हर मॉलिक्यूल भाई टेंशन में घूम रहा है। चलो टेंशन फ्री कब होगा, जब अंदर जाएगा।
अंदर जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अनबैलेंस फोर्स हो गया। अब टॉप लेयर वाले मॉलिक्यूल टेंशन में रहते हैं, सरफेस टेंशन है वहां पर, तो उनकी टेंडेंसी हो कि अंदर चले जाएं। इसलिए लिक्विड की, किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी होगी कि उसके मॉलिक्यूल्स अंदर के अंदर चले जाएं, मतलब वो जितना अंदर जा सकते हैं चले जाएं। दे टेंड्स टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। देख, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही टॉप पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आना पड़ेगा, तो उनकी टेंडेंसी होती है टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। देख, अगर मैंने कंटेनर में डाल दिया, किसी लिक्विड को कंटेनर में डाल दिया, भर दिया, तो लिक्विड के पास ऑप्शन नहीं है कि मैं अपना सरफेस एरिया कम करूं, ऑप्शन नहीं है। वो तो अब जो है सो है। अगर कंटेनर में डाल दिया मैंने लिक्विड, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो तो जो सरफेस एरिया अब उसका बनेगा बनेगा। लेकिन अगर लिक्विड को वैसे ही मैंने, मान ले पानी को गिलास में डाल रखा है, तो अब उसकी जो शेप है वो तो वही रहनी है, लेकिन पानी को ऐसे ही फेंकेंगे तो वो स्फेरिकल शेप लेने की टेंडेंसी में आएगा। वो हमेशा कैसी शेप लेगा? स्फेरिकल। अब स्फेरिकल में क्या है? स्फेरिकल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर चले गए ना, सरफेस एरिया इसका क्या है? मिनिमम है। स्फेरिकल होने के कारण इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। अगर मैं इसको लिक्विड को हाथ मार के फैला दूंगा तो थोड़ी देर बाद फिर से वो छोटे 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 ड्रॉप्स से बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्फेरिकल शेप लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मॉलिक्यूल को लगता है अंदर घुस जाऊं, अंदर घुस जाऊं, सरफेस पे ना रहूं, तो मिनिमम सरफेस एरिया लेने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ये है कि जितने भी लिक्विड्स हैं दे टेंड्स टू टेक शेप ऑफ ड्रॉप्स। लिक्विड की टेंडेंसी है कि वो ड्रॉप बने। इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर लिक्विड को वैसे तूने खुला छोड़ दिया तो वो इकट्ठा होगा, इकट्ठा होकर ड्रॉप बनने की कोशिश करेगा। तू फैला देगा, थोड़ी देर बाद फिर से जितना बन सकता है वो कोशिश करेगा कि मैं किस शेप में आ जाऊं, ड्रॉप की शेप में आ जाऊं। इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्रॉप बनने में फायदा क्या है उसको? फायदा यह है कि अंदर घुस जाएंगे मॉलिक्यूल, अंदर चले जाएंगे, सरफेस एरिया कम होगा। तो पॉइंट यह है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो मतलब वहां पे सरफेस टेंशन भी क्या है? ज्यादा है। उसकी टेंडेंसी होगी कि ड्रॉप्स की शेप ले लें। अगर कम है इसका मतलब सरफेस टेंशन भी कम है। तो एक सरफेस टेंशन का इफेक्ट ये है कि सारे लिक्विड जितने भी हैं दे टेंड्स टू अटेन स्फेरिकल शेप, ड्रॉप्स के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं। अब देखो, ज्यादा बड़ा भी नहीं ना हो सकते, जितना का सहन कर सकता है। ग्रेविटी भी तो लग रही है ना। अब एक ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर, ठीक है। ड्रॉपर में से जब आप निकालते हो धीरे 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 लिक्विड आता है, तो कैसी शेप लेनी शुरू कर जाता है? ड्रॉप की शेप, यानी स्फेरिकल शेप लेनी शुरू कर जाता है। ज्यादा हैवी हो जाता है तो नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है तो फट जाता है। अब वहां पे उसकी शेप स्फेरिकल नहीं हो पाती क्योंकि नीचे जिस सरफेस से लगा वहां पे एडहेसिव फोर्सेस का भी कंसेप्ट आ गया। छोड़ो, बात फैल रही है, कंक्लूजन दे देता हूं। ड्यू टू सरफेस टेंशन सारे लिक्विड्स कैसी शेप अटेन करने की कोशिश करते हैं? स्फेरिकल शेप। कल को सवाल आ जाए कि लिक्विड्स स्फेरिकल ड्रॉप्स में ही क्यों कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो उसका आंसर दे देना ड्यू टू सरफेस टेंशन। बात खत्म। सरफेस टेंशन के कारण। बाकी ये बात तो अब चलती ही रहेंगी। ओके, अगर मान लो आपके पास why liquid tends to take shape of spherical shapes या drops? आंसर ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण। ओके जी, अगर आप एक ब्रश जो है, ब्रश, पेंट ब्रश नहीं होता ये वाला, ये ब्रश है मान लें,
कई नंबर के आते हैं, पेंटिंग वेंटिंग की हो तो। अब नॉर्मली ये ऐसा फैला सा होता है, ऐसे करके फैला होता है ना ब्रश, इसको पानी में डुबो दे और निकाल, तो इसकी शेप जो है यहां पर ऐसे इकट्ठा सा हो जाता है ये, जब तक इसमें पानी रहेगा तो ये इकट्ठा सा हो जाता है। ओ भाई, ड्यू टू सरफेस टेंशन, कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो फैलते नहीं है, उनकी टेंडेंसी इकट्ठे हो लो भाई, वो ज़्यादा फैलते नहीं है। लिक्विड जितने भी हैं उनकी टेंडेंसी होती है इकट्ठे हो जाओ, फैलते नहीं है। तो ये भी ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ये भी ड्यू टू ड्रॉप्स, स्फेरिकल शेप भी ड्यू टू सरफेस टेंशन है। और भी कई एग्जांपल आएंगे, बाद में बताएंगे। फिलहाल बात को खत्म कर दिया मैंने। क्या कह के खत्म कर दिया कि हमें सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पता है, ठीक है। वी नो व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो इतनी लंबी कहानी में कंक्लूजन बेटा सिर्फ एक, डिफाइन सरफेस टेंशन। तो इट इज द फिनोमिना ड्यू टू विच द टॉप लेयर ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। दूसरी बात, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब वो भी आपको पता है कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन क्या चीज है। डायग्राम बनाना है, 3 तरह के मॉलिक्यूल बनाने हैं, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक सबसे ऊपर वाला, और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देनी है। ये सरफेस टेंशन का मॉलिक्यूलर थ्योरी हो जाएगी, एग्जाम में आ सकता है। उससे पहले मैंने बोला मॉलिक्यूलर रेंज ये सब नहीं आ सकता, मॉलिक्यूलर थ्योरी और सरफेस टेंशन आ सकता है। ओके जी, डन। अब आती है अगली बात। अगली बात है यार मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। हमने असली बात तो अभी तक की नहीं है कि सरफेस टेंशन की डेफिनेशन ये थोड़ी है, वो तो रफ डेफिनेशन थी। वैसे सरफेस टेंशन हम डिफाइन करते हैं कि मान ले ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर का ये सरफेस है, ठीक है। ये लिक्विड है, गोल कंटेनर है, ऊपर से सरफेस है। अगर मैं यहां से देखूंगा तो यार मुझे ये ऐसा नजर आएगा। तो ये टॉप व्यू दे दिया मैंने, ठीक है। टॉप व्यू है, ये कोई कंटेनर था, कंटेनर में लिक्विड था, और ये इसका यहां से देख रहा हूं मैं यहां पर हूं, ऐसे उल्टा होकर देख रहा हूं। तो ये इसका क्या हो गया, टॉप व्यू हो गया। अब बेटा अगर मुझे सरफेस टेंशन डिफाइन करनी है तो मैं इसके ऊपर ना एक इमेजिनरी लाइन लूंगा, इमेजिनरी वैसी लाइन ले ली। तो यार इसके यहां पर देख मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स है ना चारों तरफ, तो इन पे इस जगह पे भी क्या क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, इस इमेजिनरी लाइन पर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण ये मान ले दोनों तरफ खिंचाव सा पैदा होगा, फोर्सेस लगेंगे। अब अगर मान लो टोटल फोर्स एक इस तरफ या उस तरफ कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, इमेजिनरी लाइन है। इस पूरी लाइन पे मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स है। उन सब मॉलिक्यूल्स के कारण इस तरफ क्या लग रहा है, एक खिंचाव सा पैदा हो रहा है, यानी फोर्सेस लग रहे हैं। अगर कुल फोर्स ये लग रहा है और इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ एल है, तो भैया सरफेस टेंशन, जिसको मैं इस पूरे चैप्टर में किससे डिनोट करूंगा, एस से। किसी किसी किताब में इसको टी से डिनोट करते हैं, किसी किसी किताब में सिग्मा से भी कर देते हैं। मैं किससे करूंगा, एस से ही करूंगा। एस फॉर सरफेस टेंशन है, ठीक है भाई। तो सरफेस टेंशन जो है इट इज इक्वल टू बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन ए इमेजिनरी लाइन on the surface of liquid. It is force per unit length acting on an imaginary line at the surface of
लिक्विड, भैया तुमने ये याद रखना है, सरफेस टेंशन ऑफ फिनोमेना तो है ही है, पढ़ लिया हमने, लेकिन ये भी याद रखना है इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट इसकी क्या बन जाएगी मेरे भाई, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन इसकी क्या बन जाएगी, न्यूटन का मतलब m/L/t-2, लेंथ का मतलब L से L कटा m/t-2, ठीक है जी, m/t-2। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन एन इमेजिन लाइन एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो बेटा यार सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हो गई, बस याद रखना है सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। उसके अलावा एग्जांपल्स पढ़ लेना यार, आपके पास नोट्स हैं उसमें एग्जांपल्स पढ़ लेना। अब ये बार बार ये चलते ही रहेंगे बेटा, ठीक है, ये एग्जांपल्स पढ़ लेना, मैं ज़्यादा बातें एग्जांपल से रिलेटेड एक्सप्लेन नहीं करता, उनको अपने आप ही पढ़ना है। जैसे हमने सबसे बड़ी बात कि यार लिक्विड्स की जो ड्रॉप्स होते हैं उनकी शेप स्फेरिकल है। स्फेरिकल क्यों है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फिर वो जितना इकट्ठे हो सकते हैं होंगे, तो इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। एक वो मैंने पेंट ब्रश वाला एग्जांपल दिया, भैया पेंट ब्रश को पानी में डुबो निकाल दोगे तो उसकी शेप जो है वो भी इकट्ठी सी हो जाती है, वो भी किसके कारण है, सरफेस टेंशन के कारण है। फिर जो बबल्स वगैरह बनते हैं, जब बबल बनाओगे ना तो वो स्ट्रेच पोजीशन में होता है, तभी थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है, फट जाता है। उनके जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि क्या हों, इकट्ठे हों। एक और एग्जांपल कि मान लीजिए सर्कुलर सा तुम्हारे पास रिंग है, इसको तुमने सोप सॉल्यूशन में डुबोया तो इस पे क्या बन जाएगी बेटा, वो सरफेस फिल्म बन जाएगी। ओके, अब इसमें मान ले एक तूने पतली सी ना रस्सी रखकर ऐसे रस्सी सी रख दे नीचे, डुबो इसको पानी में, ठीक है, इस पे फिल्म बन जाएगी, इसको थोड़ा सा पकड़ के इसके ऊपर एक रस्सी सी रख दे। अब इस पे चारों तरफ से क्या लग रही है, सरफेस टेंशन लग रही है। अगर अब यहां पे बीच वाले पोर्शन में पिन मार के इसको फोड़ देगा ना तो क्या होगा, ये सर्कुलर शेप ले लेगी। ये भी किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। तो यार सरफेस टेंशन के मैं कह रहा हूं कि एग्जांपल्स जो है वो काफी हैं, अब यहां पर डिस्कस करते रहेंगे, उनका कोई फायदा नहीं है। नोट्स में से पढ़ो, जो नहीं समझ में लगेगा वो बता देंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात स्फेरिकल शेप वाली बात ही है। ओके, एक पॉइंट मैंने ये दिया है कि स्फेरिकल शेप लेंगे, और दूसरा पॉइंट ये दिया है कि दे टेंड टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। अब यहां पे एक पॉइंट और है आज का लास्ट, वो भी करा देते हैं। सरफेस टेंशन हमने कर दी, अगली बात है बेटा सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो एक पॉइंट रह गया बस, सरफेस एनर्जी, वो भी थोड़ा सा डिफाइन कर ही देते हैं। तो सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट ये है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। सरफेस एनर्जी, हम कह रहे हैं कि कोई भी लिक्विड है, इसका जो टॉप सरफेस है वो चाहता है कि उसका मिनिमम सरफेस एरिया हो जाए, मिनिमम हो जाए जितना हो सकता है। अगर वो मिनिमम नहीं है तो दैट मीन्स उसमें एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी टेंडेंसी रहेगी कि सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ओके, या अगर वो मिनिमम स्थिति में है तो उसका एरिया इंक्रीज करता है, तो तुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी नहीं है इंक्रीज होना। अगर मैं किसी लिक्विड की सरफेस फिल्म का एरिया इंक्रीज करना हूं, इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं, तो आई हैव टू डू सम वर्क, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि एरिया मिनिमम हो। मैं उसका एरिया बढ़ा रहा हूं लेयर का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करूंगा तो कहां जाएगा वो, उसमें उसकी एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स सरफेस फिल्म जो है उसके एरिया को अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूं तो आई हैव टू डू सम वर्क। तो एरिया में इंक्रीज लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क करूंगा वो कहां जाएगा, उस सरफेस में उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। उसी को मैं क्या बोलूंगा, सरफेस एनर्जी बोलूंगा। तो पॉइंट ये है कि कोई भी लिक्विड है, चाहे वो कंटेनर में है, चाहे वो लेयर के फॉर्म में है, चाहे वो किस फॉर्म में है, लेयर के फॉर्म में है। मान ले मेरे पास एक इमेजिनरी लेयर है। क्या चीज है भाई, एक इमेजिनरी मान ले लेयर है। ये वायर का फ्रेम है, मान ले ये वायर है, वायर मैंने मोड़कर उसका क्या बना दिया, एक फ्रेम सा बना लिया। यहां पे भी एक तार बांध दी, तो ये तार है यार लोहे की, पतली वाली तार नहीं होती जो वो साइकिल की जो स्पोक्स होती हैं उस टाइप की, उतनी की पतली, ठीक है। तो मैंने मोड़ कर ऐसे करके एक फ्रेम बनाया, बीच में भी एक तार लगाई। ये वेल्डिंग नहीं किए हुए, बांध रखे हैं। इसको थोड़ा सा अगर मैं खींचूंगा तो ये मूव हो जाएगा, आगे पीछे करूंगा तो ये मूव हो सकता है, ठीक है। इमेजिन कर कि मेरे पास ये फ्रेम है, मैंने क्या किया, इसको यहां से पकड़ा, यहां से बस शैम्पू वाला सोल्यूशन बनाया, सोप सोल्यूशन, उसमें डुबोया और डुबोकर ध्यान से निकाल लिया। इमेजिनेशन हो जानी चाहिए कि ये वायर का फ्रेम है, ये बीच में वायर है, ये फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव हो सकता है। मैंने यहां से पकड़कर इसको सोप सॉल्यूशन में डुबोकर बड़े ध्यान से निकाल लिया। इसमें क्या बन गई, एक सोप की लेयर बन गई। भाई फूंक मारेगा तो गुब्बारा बनेगा, ठीक है, फूंक मारेगा तो बबल बनेगा इसमें बड़ा सा। अभी मैं फूंक नहीं मार रहा, अभी यही स्थिति है, ठीक है। तो ये लेयर है। अब यार जब मैं फूंक मारूंगा तो क्या होगा, जब ये बबल बन रहा होगा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा। देख इस वक्त तो सरफेस एरिया यही है, सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब उसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। वो वर्क कहां जा रहा है, उसके अंदर उसकी एनर्जी के रूप में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, जिसके कारण वो थोड़ी देर बाद मिनिमम एनर्जी लाने के चक्कर में फट ही जाता है। तो ये इमेजिनेशन मैंने की, ये फ्रेम है, इसमें मैंने अब ये क्या बना दी, सोप फिल्म बन गई। ये क्या है, सोप फिल्म है जो कभी भी फट सकती है। ओके चल, अभी नहीं फटी। अब इसका जो भी एरिया है, यार मैंने बोला था ये मूवेबल है। अगर इसको मैं मूव कर कर धीरे धीरे, इतनी धीरे से नहीं कि फटी जाए, मूव कर कर अगर मैं यहां तक ले जाऊं, तो मैंने क्या किया, मैंने इस लेयर का एरिया क्या करवा दिया, इंक्रीज करवा दिया। इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ये ए डैश हो गया, बी डैश हो गया। तो हुआ क्या यार, मैंने सरफेस फिल्म का एरिया इंक्रीज कर दिया ना, धीरे धीरे किया। इसको यहां से पकड़ के धीरे से किया। भाई जब फूंक मारकर तू सरफेस एरिया बढ़ा सकता है, तो धीरे से मूव करके भी ये सरफेस फिल्म का एरिया बढ़ेगा। देखो डे टू डे लाइफ के साथ इमेजिनेशन लगाओ, तब चीजें समझ में लगेंगी। ये कंटेनर, ये वायर का फ्रेम था, यहां तक मैंने उसको डुबोकर निकालकर बड़े ध्यान से पकड़ रखा है और इसको धीरे से मूव करता हूं, तो इस सरफेस एरिया इसका मैंने क्या करवा दिया, इंक्रीज कर दिया। ओके, अब मैं बोल रहा हूं सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है लेयर की अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर तो इस तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना। उनकी तो टेंडेंसी है कि भाई मौका मिले और फट जाए, और जितने भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरफ फोर्स लग रहा है, मैं इसको ले गया इधर, तो मैं इस फोर्स के अगेंस्ट ले गया ना उसको।
तो मुझे क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क कितना करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट हुई है ये वाली, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, फोर्स इधर को लग रहा था, मुझे उसके अगेंस्ट उधर को लगाना पड़ा। तो बेटा फोर्स किसके इक्वल होगा, सरफेस टेंशन से आ रहा ना फोर्स। अब बाय डेफिनेशन मैंने बोला था कि सरफेस टेंशन यहां पे जो भी लग रही है इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसकी लेंथ L है यहां से यहां तक, तो भाई इस तरफ खींचने वाला जो फोर्स है, अगर मैं F मान लूं उसको, F, इस तरफ खींचने वाले फोर्स को F मान लूं, तो मुझे उसके अगेंस्ट F तो लगाने पड़ेगा कम से कम। तो ये फोर्स F लग रहा था, टोटल लेंथ कितनी है, L है। बाय डेफिनेशन सरफेस टेंशन कितनी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अब फोर्स कितना लगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ लग गया कि नहीं, तो फोर्स S इंटू L मिल गया। गिवन में S हुआ करेगा हमें। अब यहां पे एक और पॉइंट है कि भाई जो फोर्स है ना, ये लेयर है, दूसरी साइड पे भी लेयर है। ये तो लेयर मैंने बनाई ना, इस साइड पे लेयर है और दूसरी साइड पे भी लेयर है। ये इस तरफ के टॉप मॉलिक्यूल हैं और दूसरी साइड पे भी तो मॉलिक्यूल होंगे। इस तरफ भी इतना ही फोर्स लग रहा है, पिछली साइड पे भी लग रहा होगा, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इस तरफ वो 2F लग रहा है। लेकिन लेंथ भी तो फिर इधर की और उधर की दोनों लेनी पड़ेगी, तो ये 2L हो जाएगा, ये कट ही जाएंगे। F इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ ही आएगा। ठीक है, ओवरऑल जो फोर्स है वैसे इसका डबल लग रहा है, लेकिन सरफेस टेंशन F बाय L वही आएगी, F बाय L। ओवरऑल जो फोर्स इस तरफ लग रहा है वो इधर भी लग रहा है और बैक साइड पे भी लग रहा है, तो वो कितना होगा, फोर्स चेक करोगे तो वो लगेगा 2 इंटू एस इंटू एल। ठीक है ना, क्योंकि लेंथ मैंने एक साइड की ली है, तो फोर्स कितना लग रहा है, इधर भी उधर भी 2s इंटू एल लग रहा है। डन है जी। अब अगली बात, फोर्स 2 इंटू एस इंटू एल है, वर्क डन कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह 2 इंटू एस इंटू एल इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, 2 हो गया, साथ में s हो गया, साथ में l इंटू क्या हो गया, x हो गया। तो ये बेटा वर्क डन है, ये क्या है, वर्क डन। अब मैंने हेडिंग क्या डाल रखी है, सरफेस एनर्जी। अपनी हेडिंग क्या चल रही है, सरफेस एनर्जी। अब डिफाइन कर रहा हूं सरफेस एनर्जी कि जी मैंने वर्क किया और वर्क कहां गया, उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, उसको हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो बेटा सरफेस एनर्जी की जो डेफिनेशन बनेगी, ध्यान से सुनना, सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट change in area in increasing the area of a surface film. It is work done per unit change in area in increasing the area of a surface film. ये जो surface film है, इसका मैंने एरिया इंक्रीज करवा दिया, उस एरिया इंक्रीज कराने में वर्क हुआ। अब वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया जो है दैट इज सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या हुई, इट इज वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। वर्क डन कितना था, 2 इंटू एस इंटू एल इंटू एक्स। नीचे क्या आ जाएगा,
चेंज इन एरिया, भैया चेंज इन एरिया कितना हुआ, इस पोर्शन का हुआ ना, बस सिर्फ इतने पोर्शन का ही चेंज इन एरिया हो ना। अब ये एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है देख L, ब्रेड्थ कितनी है X, तो बेटा ऊपर तो वर्क डन, नीचे चेंज इन एरिया की जगह क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन 2 इसके साथ भी लगाऊंगा, क्यों, जब मैंने भाई फोर्स अगला पिछला दोनों कंसीडर किया तो एरिया भी तो दोनों साइड चेंज हुआ ना, इधर भी चेंज हुआ और इतना एरिया पिछली वाली लेयर का भी चेंज हुआ है ना भाई। तो 2 से 2 कटेगा यार, LX से LX कट जाएगा, ये क्या हो गया, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के इक्वल आ गई। भाई याद रखना, सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन ये है, सरफेस टेंशन की अपनी अलग है, लेकिन न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी एक ही है। न्यूमेरिकली कंसेप्ट अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सरफेस टेंशन और है, इट इज फोर्स पॉइंट लेंथ, और सरफेस एनर्जी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। लेकिन न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी किसके इक्वल आ जाती है, सरफेस टेंशन के इक्वल आ जाती है, ये बात भी अब याद रखनी है। तो सरफेस एनर्जी का भी एक कंसेप्ट है भाई। 2 बातें एंड में निकल कर आ गई अपने पास मैथमेटिकल, एक सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, वहां से F निकल जाया करेगा, और एक सरफेस एनर्जी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। भाई लिक्विड है, लिक्विड की लेयर है, उसकी टेंडेंसी है मैं कम से कम हो जाऊं, लेयर मेरी कम से कम हो जाए, सरफेस एरिया में कम से कम हो जाए, लिक्विड की टेंडेंसी है सरफेस टेंशन के कारण उसका सरफेस एरिया कम से कम होने की ओर बढ़ता है। अगर मैं उसको बढ़ा दूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, अगर मैंने वर्क कर दिया, उसके एरिया को बढ़ा दिया, तो उसके एरिया में एनर्जी स्टोर हो गई मेरे वर्क के कारण। अब उस एनर्जी के कारण वो तड़पता रहेगा और उसकी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि इस तड़पन को कम करूं और अपना सरफेस एरिया कम करूं। फाइनली बात कि सरफेस एनर्जी जो है, डेफिनेशन हो गई, वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, सरफेस टेंशन के इक्वल है। तो यहां तक करो यार, थ्योरी है, पढ़ो, क्या करें भाई, थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, न्यूमेरिकल बीच में आती हैं, वो फिर मैं कराऊंगा, लेकिन एक बार पहले थ्योरी हो जाए, 3-4 लेक्चर तो इकट्ठे अब चलेंगे ही चलेंगे, थ्योरेटिकल सा काम कर लो, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन भी हम करते रहेंगे। ठीक है जी, तो शुरुआत होपफुली ठीक हो गई सरफेस टेंशन की। अब यहीं पे क्लोज करते हैं, आप लोगों से इजाजत लेते हैं, आप लोगों का धन्यवाद भी करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इजाजत दीजिए, मिलने देंगे ब्रेक के बाद।